Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back your class and this is your Vijay here. और दोस्तों क्लास 11th की आपको पता है हिस्ट्री का ये चैप्टर 9 है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों ये 9 चैप्टर पेपर के अंदर आ रहा है। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो पे 2-3 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, यानी कि 1 से लेके 3 पार्ट हमने अपलोड किए हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम इसमें पढ़ रहे थे। हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये देखने की कोशिश करी थी कि पूरे चैप्टर में बताया हुआ था कि 1782 से लेके 18वीं शताब्दी तक लगभग ब्रिटेन के अंदर 26,000 आविष्कार हुए थे, जो आविष्कार ब्रिटिश के इतिहास में सबसे बड़े आविष्कारों में से था। लेकिन दोस्तों हम सारे आविष्कार को नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हमने पहले वीडियो के 3 पार्ट्स में हमने लोहे के बारे में समझा था, हमने कॉटन के बारे में समझा था और हमने स्टीम पावर यानी कि भाप की शक्ति, ये ऐसे आविष्कार थे जिसने इतिहास में एक नया मोड़ ला खड़ा किया। तो ब्रिटेन में ही ये सारी प्रक्रियाएं, ब्रिटेन में ही सारा प्रोसेस हुआ था। नाउ वी गोना स्टार्ट इन दिस वीडियो अबाउट द रेलवेज, द कमिंग ऑफ रेलवे। मतलब हमारे भारत में इनके 100 साल बाद जाके हमारे भारत में सोचिए रेलवेज आई थी और इन लोगों ने उस टाइम पीरियड में पहले ही क्या कहते हैं 100 साल में शायद ज़्यादा बोल दिए, लेकिन लगभग ऐसा बोला जाता है कि यहाँ ब्रिटेन में पहले आई थी और इंडिया में बाद में आई थी। तो इस पे आपको फोकस करना है। आपको ये देखना है कि रेलवेज़ की शुरुआत कैसे होती है, रेलवेज़ बनने से पहले क्या प्रोसेस था और ब्रिटेन में ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा क्यों आया। ओके, तो भाई इन्वेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे के आविष्कार की सबसे पहले शुरुआत ऐसा बोला जाता है कि रेलवे सबसे पहले भाप के इंजन से चलने वाली रेलवे थी। भाप के इंजन से रेलवे चलती थी और उसे स्टीफन रॉकेट्स के नाम से जाना जाता था। 1814 में आप देख सकते हैं रॉबर्ट स्टीफन, इन्होंने उस टाइम पीरियड में सबसे पहले स्टीफन रॉकेट का आविष्कार करा था 1814 के अंदर। यानी कि रेलवे का आविष्कार सबसे पहले भाप से चलने वाले रेल ईंधन के रूप में बनाया गया था। और अब के टाइम पीरियड में अब तो रेलगाड़ियाँ काफ़ी नए लेवल पे बन चुकी है ना। शुरुआती समय में दोस्तों ये जो स्टीम पावर से बनने वाले इंजन थे ना, उस टाइम पीरियड पे ये पानी के अंदर चला करते थे और उस टाइम पीरियड पे ये वहीं पे अवेलेबल हो सकते थे जहाँ पर ये पानी वाला प्रोसेस यानी कि पानी वाली जगहें होती थी, जैसे जहाँ नहर हो सकती है, जहाँ पे इन लोगों ने ट्रैक्स बनाए हो, है ना, तो वो सब हो सकता था। तो स्टार्टिंग में स्टीम इंजन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता 1814 के अंदर। लेकिन दोस्तों समय बदला, लोगों ने ये देखा कि एक नई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नई व्यवस्था आई है, ये बहुत सस्ती है और बहुत तेज़ी से काम भी करती है, जिसमें हम एक बारे में लोगों को ले जा सकते हैं, ला सकते हैं और सामान को भी ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों समय बीतने के बाद ऐसा देखा गया कि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बना और यहाँ पे धीरे धीरे करके इनमें और आविष्कार करते गए लोग। ये कहानी 1814 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ये कहानी रुकी ही नहीं। यहाँ पर अब आप देखेंगे 1814 से पहले भी 1760 के टाइम पीरियड में पहले लकड़ी के ट्रैक्स हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा थी इसलिए बाद में लोहे के ट्रैक इस्तेमाल किए जाने लग गए लकड़ी की जगह पर। क्योंकि लकड़ी जो होती थी दोस्तों वो ज़्यादा चलती नहीं थी, है ना, ख़राब भी जाती थी मौसम के टाइम पीरियड में, इसलिए 1760 में ही ट्रैक्स जो थे सोचिए लोहे के बना दिए गए थे। 1760 में हमारा भारत कहाँ था और ये लोग 1760 में इस लोहे के ट्रैक यानी कि लोहे की पटरियां बना चुके थे, जिस पे बाद में जाकर रेलवेज चलेंगी, है ना। तो सोचिए मतलब किस लेवल की बात ये लोग कर रहे थे 1760 में भी। तो फाइनली जो स्टीम इंजन बनाया गया था, उनको स्टीम इंजन को पानी से हटाकर अब लोहे की पटरियों पे दौड़ाना था, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम चाहिए था। तो कहने का मतलब ये था कि 1814 के अंदर जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और बाद में रेलवेज इंडस्ट्री के लिए ये पूरी तरीके से सेकंड स्टेज यानी कि दूसरा चरण था। अब रेलवेज को भाप के इंजन का इस्तेमाल करते हुए
अब ये भी बताना है कि कैसे हमें उसमें और ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी जिससे वो तेज़ी से चल सके, साथ में वो और ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं तेज़ी से पहुंचा सके, है ना। इसके आविष्कार के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानते हैं? रिचर्ड थारविक्ट। तो भाई ये कैसे पढ़ते हैं आप ये देख सकते हैं। 1811 के अंदर, 1814 से पहले ही 1801 के अंदर उन्होंने पफिंग डेविल नामक एक इंजन बनाया था, एक इंजन तैयार करा था जो बहुत तेज़ी से आवाज़ करता था। लेकिन दोस्तों ये खदानों के चारों ओर घूमता था, बस ये मतलब जहाँ जहाँ पे कोयला होता था, जहाँ जहाँ पे माइंस होती थी, वहाँ वहाँ पे इस पफिल डेविल का इस्तेमाल होता था। आप ये देख सकते हैं इसका पफिन डेविल इसका नाम दिया गया 1814 में। ये छोटा था, आप देख सकते हैं। नॉर्मली इसमें यहाँ पर आप कोयला डाल सकते हैं और बाद में यहाँ से धुआं निकलता था और इसमें सामान को ले जाया जाता था शुरुआती समय में, इसलिए से पफिंग डेविल का नाम दिया गया। लोगों को बाद में पता चला था कि यार भाप के इंजन से भी रफ्तार को और तेज़ी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, इसी प्रोसेस को 1801 वाले प्रोसेस को 1814 में जाके फाइनली द ब्लूकर करके द लोकोमोटिव बनाया गया और इसकी रफ्तार को और तेज़ कर दिया गया। यानी कि द ब्लूकर भी एक इन्वेंशन है जिसमें किसने करा है? जॉर्ज स्टीफन ने इसका इन्वेंशन करा था। उन्होंने बताया कि ये जो इंजन बनाया गया है इसमें लोगों को बैठाओ, सामान को बैठाओ और साथ में ये 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और ये 30 टन वजन उठा सकती है। दोस्तों 30 टन कितना होता है आपको बताना है, केजी के अंदर 30 टन कितना होता है? मुझे कमेंट करिए और बताइए कि सही मायने में 30 टन केजी में कितना होता है। ओके, तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1814 तक फाइनली काफ़ी हद तक उम्मीद ये जाग चुकी थी कि रेलवेज़ का निर्माण अब हो चुका है। पहाड़ी इलाकों तक भी हम सामान को बहुत आसानी से ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसलिए इसकी शुरुआत 1814 में पूरी तरीके से बनने के बाद 1825 में पहली बार ट्रायल हुआ और 1830 में दूसरी बार ट्रायल हुआ। तो पहली बार रेलवेज जो चली दोस्तों इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर, वो 1825 में चली थी। 1825 में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉटलैंड लिखा हुआ है और यहाँ पे डार्लिंगटन है। यहाँ पे ये चल रहा था ट्रेन सबसे पहले 1825 में चला। तो दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है इसमें। माय 3 क्वेश्चन इज दैट आपको बताना है कि ये जो स्कॉटलैंड से लेकर डार्लिंगटन तक की ट्रेन चली थी ये कितने किलोमीटर चली थी, एक तो आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि इंडिया के अंदर सबसे पहले रेलवेज का निर्माण कब हुआ था या उसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि अगर वो रेलवे चली थी तो कौन से स्टेट में चली थी और वो भी कितने किलोमीटर तक चली थी। कहने का मतलब आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ब्रिटेन के अंदर 1825 में आई थी, तो ये तो अमूमन हमें पता ही होगा कि इंडिया में तो बाद में ही आएगी, क्योंकि इन लोगों ने ही हमें गुलाम बनाया था, तो ये सर्विस हमारे इंडिया में बाद में लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इंडिया के अंदर कब आया था, वो कौन से स्टेट में चला था, वो कितने किलोमीटर चला था, वो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, सो फाइंड आउट एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए। कोई डाउट है नहीं और कोई डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों ने दोस्तों पटरियों के ऊपर ही काम करना स्टार्ट नहीं करा, इन लोगों ने अपने इलाकों के अंदर नहरों को भी खोदना चालू करा। नहरों को खोदने से फ़ायदा ये होता था कि रेलवेज़ की जो सर्विस होती थी वो महंगी पड़ रही थी एज़ कंपैरिजन इस सर्विस के मुकाबले में। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये था कि पानी के जहाज़ दोस्तों इंग्लैंड के अंदर भी चल रहे थे, इंग्लैंड के लोकल शहरों में चल रहे थे। वो जहाज़ ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, लेकिन दोस्तों इस इलाके के अंदर इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए सामान को सस्ते तरीके से, तो ये तरीका इन लोगों ने अपनाया था। और दोस्तों इन लोगों ने रेलवेज़ के बनाने के बाद 1833 से 1837 के बीच में इन्होंने 14 माइल्स, आप बोल सकते हैं 14 मील इन लोगों ने लंबी लगभग क्या कहते हैं नहरें बना दी थी। बाद में 1844 से लेके 1847 तक इन लोगों ने
500 मील जो थी वो इन लोगों ने बाद में क्या कहते हैं नहरें बनाई। इससे फ़ायदा होता है। देखो, रेलवे ट्रैक्स स्टेट टू स्टेट कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों पानी के इलाके जो होते हैं उनको हम और ज़्यादा अच्छी मात्रा में सामान को लाया और ले जा सकता है। रेलवेज़ के मेंटेनेंस में खर्चा आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब नहरें खुद जाती है तो उसके मेंटेनेंस में कोई खर्चा नहीं आता। हाँ, जहाँ नहर सूख जाती है तो वहाँ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि पानी भरने के बाद वो दोबारा यूज़ हो सकती है, क्योंकि एक बार अगर आपने नहर खोद दी तो उसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, पर रेलवे में मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इन लोगों ने वाटर वेव्स के थ्रू भी काम करा और साथ में इनलैंड के थ्रू भी काम करा। मतलब रेलवेज़ को भी इन्होंने कंटिन्यू रखा और साथ में वाटर का इलाका भी इन्होंने कंटिन्यू रखा, ताकि इनका बिजनेस कभी ख़त्म ना हो। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस फाइन। अब हम जानेंगे चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल। दोस्तों, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसी दौरान बहुत से ऐसे लोग थे, अमीर लोग और गरीब लोग, जिन्होंने ये कोशिश करने की कोशिश करी कि 1800 जब 1782 से लेके 1800 के टाइम पीरियड में 26,000 आविष्कार हुए थे। तो जो अमीर लोग होते हैं, जो नोबल क्लास होते हैं, जिन पे बहुत सारा पैसा होता है, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से वो और ज़्यादा अमीर हो सके, जहाँ से उनका पैसा दुगना हो सके। तो यानी कि अमीर लोग, क्योंकि अमीर लोग हमेशा इन्वेंशन पर, हमेशा सोच पर, हमेशा उन चीज़ों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं जो फ्यूचर में उनके पैसे को बढ़ाएगा। तो नोबेलिटी क्लास ब्रिटेन के अंदर जो थी, उस टाइम पीरियड में उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने पैसों को दुगना करने के लिए उन इलाकों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी जहां से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो मैंने आपको बताया था जेम्स वॉट ने जो एक प्राइम रिमूवर बनाया था, उसने सोहो फाउंड्री खोली थी, तो अपना पैसा नहीं लगाया था, किसी बिजनेस क्लास को उसने टाई अप करा और उसने उसका पैसा लगाया, है ना। तो अब दोस्तों, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता था कि जिस टाइम पीरियड पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है तो काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस टाइम पीरियड पे आप आविष्कार का टाइम पीरियड देख रहे हैं 1782 से लेके 18वीं शताब्दी तक, तो ऐसा नहीं कि इस टाइम पीरियड पे आविष्कार हुआ है तो लोग इसी बीच में आए होंगे, ऐसा नहीं है। 1750 से लेके लगभग 1850 यानी कि 100 साल के बीच में ये देखा गया कि जहाँ 1750 के अंदर 2 ही बड़े ऐसे शहर होते थे जहाँ में 50,000 की आबादी होती थी, लेकिन 1850 तक आते आते 29 शहर से भी ज़्यादा शहर हो गए जहाँ में 50,000 की आबादी आने लग गई। क्योंकि दोस्तों, जहाँ शहरों में आविष्कार होगा वहाँ अमीर लोग हमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और अमीर लोग कभी काम नहीं करते हैं, उन्हें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए फाइनली शहरों की संख्या बढ़ने लग गई थी, है ना। तो ये आपने पहले भी पढ़ा था, इसका कारण यही था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े बड़े ज़मींदार जो होते थे वो अपनी ज़मीनों के साथ साथ बड़े बड़ी जागीरदारी या बड़े बड़े प्लेसेस खरीद लेते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद लेते थे। और जब इन ज़मीनों को वो लोग खरीद लेते थे तो बेचारे इनके ऊपर जो किसान अपने भेड़ बकरियों को चराता था फ्री में, उनके लिए तो जगह छिन गई ना। तो पहले तो फ्री में यहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को चला लेते थे, लेकिन अब वो बेचारे ज़मीन जो थी वो बड़े बड़े ज़मींदारों के हाथों में, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स के हाथों में आ गई थी। और इसकी वजह से बेचारे जो बेचारे अपने भेड़ बकरियों को पालते थे फ्री में उन जगहों पे, उनकी ज़मीनों पे, वहाँ पे अब वो अपने भेड़ बकरियों को चरा नहीं सकते थे, क्योंकि ये ज़मीनें अब बड़े बड़े मालिकों के हाथ में चली गई हैं। इसलिए उन्हें नौकरी की तलाश में बड़े शहरों में जाना पड़ रहा था। तो इसीलिए आपने देखा कि 1750 से लेके लगभग 1800 तक पूरी तरीके से बहुत तेज़ी से जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई, और लगभग लंदन शहर उनमें से सबसे बड़ा विकसित हुआ। लंदन शहर, उसका कारण भी आपने पहले ही देख लिया होगा। लंदन शहर बहुत तेज़ी से विकसित हुआ, जहाँ पे हब ऑफ कंट्रीज़ मार्केट बन गई, और वहाँ पे पूरे ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस होता था वो लंदन में होता था। तो लंदन ही नहीं, बाकी बहुत से ऐसे शहर भी हैं, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, ऐसे बहुत से हैं। मैं आपको रैंडमली तो नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे शहरों की तादाद जब बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंजस्टेड एरिया बनेगा।
तो आप एग्जाम्पल इंडिया का भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल इंडिया के लिए आप देखेंगे कि भाई जिस समय लोगों को रोजगार गांव के अंदर नहीं मिलता, बिजनेस गांव के अंदर नहीं मिलता, तो वो लोग भी तो यही करते हैं ना कि गांव से माइग्रेट होकर दिल्ली जैसे शहरों में आ जाते हैं, और दिल्ली जैसे इलाकों में फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो जाती है, तो वो क्या होती है सिटीज़ बन जाती है फिर वो, और बाद में बेचारे वही मजदूर बड़े बड़े पॉश कॉलोनियों में नहीं रहेंगे, वो बेचारे नॉर्मली किराए पे नॉर्मली स्लम एरियाज़ में रहना पसंद करेंगे। तो ऐसा ही इंग्लैंड के अंदर भी हुआ था, यानी कि ब्रिटेन के अंदर हुआ था कि पॉश कॉलोनियाँ तो अलग वेल सेटल्ड थी क्योंकि ये तो पैसा देती थी, लेकिन दोस्तों जो बेचारे मजदूर लोग, जो बेचारे गाँव से आए हुए लोग हैं, वो बेचारे ऐसी अनऑथराइज्ड और अनहाइजीन कॉलोनीज़ के अंदर रहने पे मजबूर हो जाते थे, जहाँ पे रहने की घर की संख्या ठीक नहीं होती थी, साफ़ सफाई नहीं होती थी, पीने का साफ़ पानी नहीं होता था। तो सोचिए उन्हें कितनी ज़्यादा मतलब गंदगी का या भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जो बेचारे रिच लोग हैं वो तो नॉर्मल शहरों को छोड़ के आलीशान इलाकों में रहते थे, और मज़दूर लोग जो गांव से आए हैं आज शहरों में काम करने के लिए, वो बेचारे साफ़ सुथरे मकान को तरस जाते थे, इवन पानी भी साफ़ नहीं मिलता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा एक सर्वे निकाला गया था उस टाइम पीरियड पे 1842 का। ये बोला गया था 1842 के अंदर कि यहाँ पे लोगों का डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है जीने की उम्र। ऐसा बोला जाता है कि मैनचेस्टर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक जीते थे, डार्बी के अंदर लगभग 17 साल तक जीते थे, और साथ में मैंने गलत बता दिया, सॉरी, ये 15 बर्मिंघम के अंदर है, मैनचेस्टर के अंदर 17 है, और डार्बी के अंदर 21 साल की उम्र है। मैक्सिमम लोगों का जीवन काल सोचिए इतना ही होता था, क्योंकि इतने ज़्यादा अनहाइजीन गंदी कॉलोनी में ये लोग रहते थे। सोचिए, आप सोच के भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इवन ऐसा आंकड़ा निकाला गया था 1832 के अंदर, ये बताया गया था कि लगभग लोगों को उस टाइम पीरियड पे हैजा, टाइफाइड, पानी से होने वाली बीमारी, उन चीज़ों की वजह से 1832 के अंदर हैजा से लगभग 31,000 लोग मर गए थे। और सोचिए ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी थी कि इतने लोग ऐसे ही मर गए थे, और वहाँ पे लोगों के लिए मेडिसिन की कोई केयर नहीं थी, साफ़ सफाई के लिए कोई स्टेप नहीं था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बुरा भी हो रहा होगा इंग्लैंड के अंदर। उस टाइम पीरियड पे कंडीशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की बहुत अजीब सी थी। शुरुआती टाइम पीरियड में जो महिलाएं अपने खेतों में काम करती थी, बच्चे उनके साथ निगरानी में काम करते थे, तो बेचारों को अब उनके गाँव को छोड़ के शहरों में आना पड़ता था, तो बेचारे महिलाओं को भी काम करना पड़ता था। और महिलाओं को और बच्चों को अमीर लोग या बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है वो काम करना इसीलिए देना पसंद करते हैं क्योंकि जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा देर तक काम कर सकती थी और ज़्यादा पैसे की डिमांड भी नहीं करेंगी। साथ में जो छोटे बच्चे होते थे दोस्तों, ना वो डिमांड करेंगे क्योंकि वो पुअर वर्क कंडीशन में भी काम कर लेंगे, और साथ में उनको कम पैसे दोगे तो भी चल जाएगा। ये छोटे बच्चों को इवन संडे भी काम करने के लिए बुलाया जाता था। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की और बच्चों की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब होती होगी, और मेन के कंपैरिजन में इनको कम पैसे देते और काम भी ज़्यादा करवाते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी देखने को मिली। तो उस टाइम पीरियड पे सरकार ने सोचा कि हमें कुछ निर्णय लेने होंगे। हमें निर्णय ये लेना होगा कि जो बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं, जो वुमेन्स काम कर रही हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई लॉ बनाना चाहिए, कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। तो इसको कानून बनाने के लिए क्या किया गया, लॉ बनाए गए। लॉ बनाने के लिए 1819 के अंदर लॉ बनाया गया। ये बोला गया कि बच्चों को रोजगार करने से हमें रोकना होगा। अब बच्चे तो रुक नहीं सकते क्योंकि बेचारे वो तो कमाने के लिए ही शहरों से गांव जैसे इलाकों से शहरों में आए हैं, लेकिन सरकार का काम है उनकी सुरक्षा करना, इसलिए वो लोग लॉ बना देते थे। फिर 1833 के अंदर लॉ आया। ये बोला गया कि हर फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई निरीक्षणकर्ता यानी कि जो इंस्पेक्टर होगा उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और वो देखेगा कि कारखाने के अंदर क्या वो सारी सुविधाएं हैं, क्या कारखाने के अंदर सेफ्टी मेजर देखे गए हैं या नहीं देखे गए हैं। तो ये उस टाइम पीरियड पे अंग्रेज़ों ने ये लॉ बनाया था। दूसरा लॉ बनाया गया 1847 के अंदर कि हर किसी को अब 10 घंटे ही काम करना होगा, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे आदमी हो, क्योंकि पहले टाइम के घंटे तय नहीं होते थे, मालिक कितनी भी देर तक काम करवाता था। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर 1847 में हमारे देश आज़ाद होने से 100 साल पहले 10 आवर बिल बना दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा।
फिर 1842 के बीच में ये भी देखा गया था कि जो बेचारे माइंस के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब जो लोग खदानों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए माइंस कमीशन बनाई जाएगी और माइंस में देखा जाएगा कि सारे सेफ्टी मेजर्स है या नहीं, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है या नहीं, मेंस को दिक्कत हो रही है नहीं, कितने लोगों की लाइफ जा रही है वो देखना पड़ेगा। साथ में फिर 1847 के अंदर एक और लॉ पास करा गया और ये बोला गया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ना तो काम करने पे भेजा जाएगा और ना ही काम करवाया जाएगा, और साथ में ये बोला गया कि 10 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सेफ्टी तरीके निकाले गए थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, एंड आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाओं को और बच्चों को काम करवाया जा रहा है। तो इसके लिए क्या मेंस ने या जो मेन होते हैं, मुखिया होते हैं, क्या उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी? ऑफ कोर्स उठाई होगी। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, समझेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो कमेंट करिएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछना है उसके लिए कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे और हमारे वीडियोस देखते रहे। मिलते हैं जल्द ही वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।